दोनों डॉक्टर जाकिर हुसैन से। नंबर मेरा फखरुद्दीन बहुत देता है, हमको बहुत जलन होता है। पैसे पे देता है, ऐसे नहीं देता है। हमारे कॉलेज में क्या है कि पैसा नहीं लेता है, लेकिन नंबर बहुत अच्छा देता है। हम सर परसों भी हम सर को बोले कि कभी सोचते हैं कि फखरुद्दीन ही से हमको करना चाहिए बीएड। नंबर वगैरह बढ़िया देता है, जितना हो सकता है सोचता है कि इंटरनल का दे। वहाँ तो पैसा ले करके इंटरनल का करो या कुछ भी। मेरी फ्रेंड का खुद 1.5 लाख रुपया दी तो हुआ। बाकी किसी का इतना आसान नहीं है, खुद बोल रही थी क्या ऐसे भी है, उसमें सीट ही कम आसान नहीं है। 35 सीट हम लोग वो जो भी इंफॉर्मेशन दिए। हाँ पिछले साल मेरे गलती के कारण ऊपर में जेआरएफ ले सकता था, ये क्वालिफाई किए दूसरे में था कि हम पहले से इसमें इंटरव्यू दिए हैं कि नहीं, बस पैट निकला हुआ तुम्हारा। तो 3 साल तो वैलिड रहा था, डायरेक्ट घर फॉर्म में ही गलती हो गई। इसी कारण से सारा मेहनत अब यहाँ पे जब पोर्टल आएगा तो देखा फॉर्म नहीं गलत आगे पूरा गुस्सा है। पापा को नहीं बोले थे कि गुस्सा नहीं रहे, 2 दिन भी खूब जो नहीं बोला तो क्योंकि लास्ट चांस था ना, लास्ट चांस था जो यहाँ पे डीसी थे अभी वो जो पापा के पेशेंट है आके जो पार्टी तो उनके वो दोस्त थे तो वही ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है था इसको। अब तो पैट है नहीं, अब नेट निकालिए तो सर पीएचडी होगा। तो पैट का तो मामला है, उस समय हमको मुश्ताक साहब कहे कि लास्ट है। हमको पता है फोन पे कितना लोग बोला बहुत अच्छा है ना हुआ कि तुम्हारा हो गया, अब झंझट नहीं है। नहीं तो देखो ये ऐसा ऐसा हो गया। एजुकेशन से बहुत टफ है एजुकेशन में। हाँ इससे दे, लेकिन मैं फील्ड अब वहाँ बन गया एमएड होने के बाद ना ट्रैक जीए हो गया। एजुकेशन चाहिए हो, क्योंकि मेरा इसी में पीएचडी भी चल रहा है ना। कर सकता है लेकिन ये पूरा हो जाएगा तो लेकिन मेरी ख्वाहिश है इससे मेरी ख्वाहिश है हाँ दोनों सब्जेक्ट से करना। इसमें ये है ना कि मेरे साथ प्लस पॉइंट एक बड़ी चीज है कि मेरे हाथ में बहुत सपोर्टिव है। वो जितना चाहे कि एजुकेशन के पीछे खर्च कर ले और पीछे नहीं हटे। ये चीज बहुत है, मतलब कोई आदमी आपको ऐसे सपोर्ट में मिल जाते हैं बहुत बड़ी बात हो जाती है नहीं। तो इस तरह का है हमारे साथ एक फायदा। मेरी ख्वाहिश अब हो गई कि इससे ही मेरा 31 मार्च को पेपर भी यूनिवर्सिटी सब चला गया सबमिट हो। मेरा 26 का है, 26 के मई में। गुजर जाएगा पता नहीं चलता है, लेकिन हम कोशिश करें ना कि 25 के दिसंबर में ही कर दें। टाइम दिए हुआ ना 26 के, 25 के दिसंबर में सबमिट कर। हाँ ऐसे ही रहता है। और जब हाँ लोग ले लेते हैं, एक्सटेंशन लेते हैं, लग ही जाता है। प्रोसेस बहुत लेंदी है और उसके पीछे भाग दौड़ बहुत है। नहीं, लाख रुपए लास्ट में खर्च है। जो उसको हम बुलाएंगे बाहर से, जो गेस्ट आएंगे, जो हमारा इंटरव्यू लेंगे फाइनल वाइवा लेंगे तो बाहर से आते हैं। और जो बाहर से आते हैं जो, तो उस पर्सन के लिए आपको पूरा उसका आने जाने का टिकट, खाना वाना हाँ हाँ वो खुद देगा।
इसलिए ना पूरा टोटल मिला के 3 लाख लग जाता है हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी में। हाँ, 3 लाख का। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का भी हुआ तो उसका भी पूरा 3 फुट गया। तो आने जाने का खर्चा, तो फंक्शन वगैरह होता, पहले आप उसको खाने पीने का इंतजाम करिए ना, कि जितना रिसोर्स पर्सन आपके पास आ रहे हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो उसके लिए आप रूम में इंटरव्यू दीजिए जहाँ सेंटर बनता है, अब बनने के बाद फिर अपना भोज भंडार कीजिए बस, और आपको जो है सर्टिफिकेट वो मिलता है, अवॉर्डेड हो गया उसी दिन से डॉक्टर। लेकिन देवर की कहीं भी शादी की बात हो रही तो लड़की टीचर, या तो 11th 12th वाले में, या तो 150 वाले में, लेकिन टीचर लड़की से भी पहले वाले में टीचर, ये भी टीचर। किस्मत में क्या है पता नहीं, लेकिन आ जाने पे अभी बीएड का निकलने वाला है, बीएड का निकलने वाला है यहाँ वाला 9। अच्छा, पीएचडी के चक्कर पापा ने एडमिशन नहीं करना है, पीएचडी में फिर आ जाएगा, निकल जाएगा 3 साल 4 साल, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एक छोड़ना पड़ेगा। अब वो जरूरी है, बाहर का कोई बिना क्लास के हो जाए कोई। हाँ, कहाँ से तुम्हारी स्टडी है? रिवीजन में कहाँ तक गए थे? और हम बोले थे कि नेक्स्ट डे हम बताएंगे, आप लोग उसको पढ़ के आइएगा। कुछ याद है? जेनसेंस का थ्योरी बताए थे, कैटेल का बता दिए थे, और गोलमैन का बताए थे, जेपी दास का बताए थे। उस दिन वो सिर्फ चंदा थी। चंदा है कि नहीं क्लास में? क्रिएटिविटी, टॉलरेंस ऑफ, हाँ हाँ, बस थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि बीच में जो गैपिंग हुआ ना, गिलफोर्ड की क्रिएटिविटी थिंकिंग किस साल में हुई, ऐसा याद करो कि एकदम याद रहे, बिना देखे बताओ, दिमाग पे जोर दो। गिलफोर्ड की क्रिएटिविटी थिंकिंग कब आई? इस बार श्योर वो ईयर करके देगा, ईयर मैच करने का देगा, इस बार श्योर देगा। हाँ हाँ, क्रिएटिविटी जो है गिलफोर्ड का, वो कब दिया? गिल 1967 में, 7 में, और यही गिलफोर्ड का इंटेलिजेंस, ये क्रिएटिविटी है और ये इंटेलिजेंस। में 1965 में। और कुछ कुछ बुक का नाम हम बताए हैं, ठीक है। जैसे क्या कह रहे हैं, जेम्स का बताए हैं, विलियम जेम्स का फ्रेम्स ऑफ बुक्स, पुस्तक का नाम एकदम, हाँ वो सब जो है ना, हार्वर्ड गार्डनर भी बताए थे, वो भी अमेरिकन साइकोलॉजी के, वो उसके बारे में बुक का, तो वो सबको एक बार पुस्तक का नाम देख लेना, पुस्तक का नाम भी मैच करके देगा। टाइम बिल्कुल नहीं है, आपका जून का फर्स्ट वीक में ही होगा, तो आज फिर देखिए क्या होता है। हाँ, अप्रैल में 2 महीना मत जम के तैयारी कीजिए। आप प्रैक्टिस सेट बनाती हैं? जब वो बनाइएगा तो अब आपको लगेगा कि हमको जो हम पढ़ रहे हैं वो से हमारा उससे फायदा हो रहा है। देखिए एक बात जान लीजिए, कितना भी हम यहाँ आपको पढ़ा दें, पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर करा दे, जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं बनाइएगा वो क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको वो कंसेप्ट बता रहे हैं, और जो प्रैक्टिस सेट से वो सेम नहीं रहता है, लेकिन मेथड जो है कि इस तरह सा मेथड रहेगा, वो किस मेथड से क्वेश्चन रहेगा उसको आप जानिएगा तभी पकड़िएगा, तो उससे क्या होगा, वो प्रैक्टिस से होगा। इसलिए अगर इस बार सोचिए हमको जून में निकालना है, और प्रैक्टिस सेट जब बनाते हैं ना हम, तो एक क्वेश्चन में कई तरह की कॉन्सेप्ट रहता है, कई तरह की बातें हमारे जहन में खुल जाती है। मान लीजिए कि हम गिलफोर्ड का ही क्रिएटिविटी डाल रहे हैं, तो क्रिएटिविटी में क्या कहा और इंटेलिजेंस में क्या कहा,
ये दोनों आपको पता है, ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो पकड़े हैं कि क्रिएटिविटी में ये बात की जा रही है, इंटेलिजेंस में ये बात की जा रही है, तो जितना थ्योरी हम और डीपली उतना हम पढ़ा ही दे रहे हैं। लर्निंग में से रहता है ये, लर्निंग से जो टफ वाला रहता है लैटेंट, उससे क्वेश्चन रहता है। लोकस कंट्रोल जो है वो रोटर्स का है, उससे क्वेश्चन, हाँ उससे क्वेश्चन रहता है। तो रोटर्स का जो है लोकस कंट्रोल जानिएगा तो ना आप लगाइएगा, तो जो बेसिक चीज सब हम बता दे रहे हैं। इरिक्सन की जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, जो लर्निंग के अंदर आती है, इरिक्सन की थ्योरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे चले जाएंगे। इरिक्सन की थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट, ये लर्निंग की थ्योरी के अंदर आता है, लर्निंग के अंदर आता है। लर्निंग में देख रहे हैं कितना सारा चीज है। उन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन क्या किया 1963 में। इस थ्योरी को हम दो व्यक्तियों के साथ जोड़ते हैं जिसको हम न्यू फ्रेडियन कहते हैं। न्यू NEU होगा, न्यू फ्रेडियन। इरिक्सन की थ्योरी लिस्ट में, लेकिन पर्सनालिटी में इरिक्सन की भी थ्योरी है, लेकिन ये जो सोशल डेवलपमेंट ये लर्निंग के अंदर आ रहा है, ये हमारे पर्सनालिटी थ्योरी की है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमें लर्निंग थ्योरी के अंदर आ रहा है। कार्ल्स जूम, कार्ल्स जूम और इरिक्सन, अब ये आया दोनों जो हुआ इसमें आया पर्सनालिटी के अंदर। देखो कितना चेंज है, क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो गया। इस दोनों का कंट्रीब्यूशन जो एक साथ है वो पर्सनालिटी के अंदर है। और फिर साइको सोशल, जो अगर साइको के साथ सोशल लग जाएगा डेवलपमेंट, वो लर्निंग के साथ आ जाएगा। क्लियर। उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट का जो 1963 में थ्योरी दिया, उसके साथ उन्हें एक बुक भी लिखी, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड सोसाइटी, वो सोशल डेवलपमेंट के अंदर इरिक्सन लिखा, इरिक्सन की बुक है। एक उधर जेम्स लॉन्ग, जेम्स में समझ गए, विलियम जेम्स, और इधर इरिक्सन। एक हार्वर्ड गार्डनर का भी होगा, उसको भी देख लेना, 1983 में होगा हार्वर्ड गार्डनर का। 3 बुक हो गया, हाँ पलट के देखना ना तो याद आ जाएगा। इस सिद्धांत में पता है कि व्यक्ति का जो क्या कह रहा है, जो विकास है, वो क्या स्ट्रक्चर है, वो क्या करते हैं, उसकी संरचना पे आधारित होता है। कि भाई इसके क्या करेंगे, उसके 8 स्टेप बताएं कि कोई भी व्यक्ति का जो है वो हम क्या करेंगे, उसके पर्सनालिटी का हम किस तरह से उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पे तो आधारित है, लेकिन उसके कुछ स्टेप भी है, स्टेप भी है जो 8 स्टेप बताए थे। विश्वास बनाम तथा वह अविश्वास, सहायता बनाम, पहल बनाम, परिश्रम तथा हीनता, पहचान, आत्मीयता और जन्मात्मा, और संपूर्णता बनाम। ये लास्ट में बताए थे ना। आप सबसे
थोड़ा मेहनत कर लीजिए, रिसर्च को पढ़ लीजिए बढ़िया से। केस स्टडी ग्रेजुएशन पीजी में भी है। यह वह विधि है जिसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए एक इतिहास तैयार करता है। इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक, यह एक ऐसी विधि है या एक ऐसे स्टार्ट हो गया है, हाँ वही तो हम भी देख रहे हैं। यह एक ऐसी विधि है, परेशान हो रहे हैं तो ये नहीं चल रहा है। जिसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार, यह एक ऐसी विधि है जिसमें मनोवैज्ञानिक से में लिखा हुआ आधा अटैच है। किसी व्यक्ति के व्यवहार, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी से क्वेश्चन रहता है, सर्वे से नहीं रहता लेकिन केस स्टडी से रहता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उससे संबंधित एक विस्तृत इतिहास तैयार किया जाता है। समझने के लिए एक विस्तृत इतिहास तैयार किया जाता है। जो लोग ऑनलाइन में भी हैं वो भी लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधि के द्वारा हम बैकग्राउंड में जाने के लिए क्या करेंगे, एक चिकित्सा शास्त्र से संपर्क करेंगे या चिकित्सा शास्त्र के द्वारा चिकित्सक के द्वारा निम्न बिंदु पर अभी समझाते हैं, निम्न बिंदु का ग्रहण करेंगे। निम्न बिंदु का ग्रहण करेंगे। सपोज दैट किसी व्यक्ति के केस स्टडी उसके बिहेवियर से जुड़ा हुआ, खास करके ये साइकोलॉजी का है तो जाहिर सी बात है उसके बिहेवियर पे हम जाएंगे। व्यक्ति का बिहेवियर को समझने के लिए विस्तृत इतिहास करेंगे। उसके अंदर एक एबनॉर्मलिटी आई व्यक्ति के अंदर, या उसको कोई किसी तरह का उसके साथ घटना जुड़ी जो उसका कुछ इतिहास है, ठीक है। और उस इतिहास को क्या करेंगे हम, उसको क्लिनिकल के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा क्या करें, उसके ट्रीटमेंट के द्वारा हम क्या करेंगे, उसके निम्न बिंदु का ग्रहण करेंगे।
कि जो मान लो कि किसी का केस स्टडी बहुत जमाने से चल रहा और वो एबनॉर्मलिटी की हालत में है, वो उसका मिसबिहेव कर रहा है जो नॉर्मल व्यक्ति करते हैं उस तरह का नहीं है, तो उसका थेरेपी चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उस ट्रीटमेंट में क्या क्या मतलब उसके ट्रीटमेंट को लाने के लिए काउंसलिंग किया गया हो सकता है, उसको कुछ गाइडेंस दिया होगा, कुछ काउंसलिंग की गई होगी, तो उसके बिंदु पर क्या करते हैं हम ग्रहण करते हैं। ये हमारा केस स्टडी के अंदर आ गया। इतनी चीज को याद कर रख लो, वो केस स्टडी के आपके अंदर आएगा। जो मेन पॉइंट है भाई तो बहुत सारा, लेकिन मेन चीज है उसको हमने डिफाइन कर दिया। एक और चीज, इस केस स्टडी को के द्वारा किसी व्यक्ति को जो हम पहचानेंगे साइकोलॉजी में, तो उसमें क्या होगा कि वो मेंटल तौर पे, वो इसमें एबनॉर्मलिटी ही होगा, मानसिक रोग के लक्षण का हम पता करेंगे इस केस स्टडी के द्वारा। मानसिक रोगों के व्यक्ति का लक्षण पता करेंगे। मानसिक रोगों के व्यक्ति का जो है लक्षणों का पता करेंगे। हाँ सब कुछ करते हैं ना, लेकिन इसमें ज्यादातर क्या इसमें हम देखेंगे ये ट्रीटमेंट जो होता है, लेकिन ये एबनॉर्मलिटी होता है, मेंटल डिस्टर्ब थोड़ा रहता है किसी तरह का, मतलब इसमें इसके नॉर्मल की बात नहीं करेंगे, एबनॉर्मल की बात करेंगे। इसमें जैसे होता है ना, ये MMPI टेस्ट है, MMPI मिनेसोटा के पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट है। इसमें है ना कि एबनॉर्मल ही लोगों का पे हम उस पे अध्ययन करते हैं। ये आपको उसमें BPSC में पूछे हुआ था क्वेश्चन। तो ये जो है ना एबनॉर्मल ही लोगों पे लागू करते हैं। MMPI पे रहता है, TAT MMPI पे आता है, थेमेटिक अर्थमेटिक टेस्ट करके है, वो आपको आता है। TAT जो टेस्ट होता है वो भी आपको उसमें ही आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो ग्रेजुएशन में ही है, ग्रेजुएशन से ये स्टार्ट है। तो ये एबनॉर्मलिटी है ना, उसी तरह वो केस स्टडी में भी आपको आ गया। ठीक है, व्यवहार में कैसा, वो एबनॉर्मलिटी वाला हरकत तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसके ऐसे लक्षण क्या है, उसके लक्षणों का हम क्या करेंगे पता करेंगे। अब पता कैसे करेंगे, एक चिकित्सक के द्वारा, कि उसका ट्रीटमेंट जो चल रहा है तो उसको निम्न बिंदु है, उसको हम लोग पॉइंट में ले रखते हैं। अच्छा ये हाँ लक्षण का पहले हम पता करेंगे, उसके बाद उसका काउंसलिंग के द्वारा ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ हाँ, केस स्टडी के अंदर वही आता है। जब हम इसका पता लगा लेंगे, ठीक है, तो इस विधि को नैदानिक विधि भी कहते हैं। इसको केस स्टडी को नैदानिक, हाँ क्लिनिकल, नैदानिक विधि भी कहते हैं। कल हम बहुत लेट से कॉलेज पहुंचे थे, 13 हो गया, 1.25 घंटा। तो यहाँ से बेला मोड़ से तो हमको लगता है आधा घंटा, अगर ऑटो मिल गया तो। नैदानिक विधि का विधि भी कहा जाता है। जो रिसर्चर होता है केस स्टडी में, जो रिसर्चर होता है, जो रिसर्चर होता है उसके कारणों का जो पता लगाता है बहुत ही गहराई में जाकर के, गहराई अध्ययन करता है। क्या करता है, गहराई रूप से अध्ययन करता है, पूरे डेप्थ में जाकर के, गहराई में जाकर के रूप से अध्ययन करता है। रिसर्चर, ठीक है।
केस स्टडी में ये ज्यादातर जो है ना, मतलब ये चीज तरह का बच्चों में भी पाया जाता है। अब बच्चों में कैसा, उसका बिहेवियर जो है प्रॉब्लमेटिक होना होगा। बिहेवियर, ये बिहेवियर पे आधारित है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, ठीक है। हम केस स्टडी के अध्ययन में उसके डेप्थ में जाकर के उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन बच्चों के अंदर जो अगर मिसबिहेव रहेगा, या बच्चों का जो क्लास में देखेंगे कि उसका एबनॉर्मलिटी वाला वो हरकत कर रहा है, तो वो बिहेवियर जो है प्रॉब्लमेटिक के द्वारा होता है। प्रॉब्लमेटिक पॉइंट आप लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप पकड़ लीजिएगा क्वेश्चन। प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर में क्या आता है, क्लास में जो बच्चा क्या करते हैं, पूरा अटेंशन नहीं दे पाता है, उसका बिहेवियर एबनॉर्मलिटी वाला होता है, और उसके बाद क्या करता है, प्रॉब्लम को क्रिएट करता रहता है, क्या क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो और बच्चा क्या करे, क्लास के जो इन्वायरमेंट को उसको खराब करे, तो वो बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक के अंदर आता है, ठीक है। और जब वो बच्चा क्लास में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपने बिहेवियर के द्वारा, तो उसमें पीयर ग्रुप जिसका होता है, इस थेरेपी को पीयर ग्रुप के साथ भी क्या करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। एडजस्ट हाँ, एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अपने व्यवहार से प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है, ये बच्चों पर आ गया। एक तो बड़ा हो गया, उसका समझ में आ गया कि क्लिनिकल विधि के द्वारा उसको हम एक थेरेपी के द्वारा हम उसका क्या करेंगे, कारणों का पता लगाएंगे, ठीक है। और इसमें पीयर ग्रुप में भी क्या करता है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि पीयर ग्रुप में हम पता लगाएं कि ये जो बच्चा साथ में है और क्लासरूम में मिसबिहेव कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं कारण है, उस बच्चे के पीयर ग्रुप में जाएंगे, बच्चों का तो क्लासरूम में तो संबंध होगा, तो उस पीयर ग्रुप में जाकर के हम पता करेंगे कि उसको एडजस्ट करने में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, और करने की कोशिश करता है। किसमें करता है, सब केस स्टडी के अंदर आता है। क्लियर एकदम। बड़े का भी बता दी कि जो एक व्यक्ति है नॉर्मल एबनॉर्मल व्यक्ति, उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट होगा, एक बच्चों के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट होगा। जब हम केस स्टडी, ठीक है, जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से जो है टूल का यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस स्टडी, किसी व्यक्ति का सपोज दैट केस स्टडी चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है उसका के लिए हम कौन कौन से टूल यूज करेंगे, तो 3 टूल यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। टूल जो है, टूल्स यूज करेंगे। पहला हो गया इंटरव्यू, तीसरा हो गया ऑब्जर्वेशन, दूसरा हो गया ऑब्जर्वेशन। इतना क्या करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यूनिट चल रहा है, और बच्चे सब फिट लग रहा है सो गए हैं। तीसरा हो गया साइकोलॉजिकल टेस्ट। तीसरा तीन टूल से हम केस स्टडी में पता लगाते हैं। इंटरव्यू लेते हैं किसका, पेशेंट है, पहले टीचर। अगर बच्चे के हम क्लास में जा रहे हैं, यहाँ बच्चे की बात हो रही है, तो पहले हम टीचर से ही बात करेंगे ना कि बच्चा जो है ऐसे मिसबिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है।
अगर वो टीचर बता रहा तो जरूर है ऑब्जर्व किया होगा, टीचर ऑब्जर्व किया होगा, उसके बाद कहा कि नहीं ये बच्चा जो है क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, तो क्या हुआ, ऑब्जर्व के द्वारा, ये भी टीचर ही करता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है कि मेंटल स्टेटस को देखा जाता है, किसका, बच्चों का, कि उसका जो एबनॉर्मलिटी कर रहा है उसका कारण क्या है, क्या उसके साथ कोई घटना घटी है जिसके वजह से बच्चा अपने अटेंशन क्लासरूम में नहीं दे पाता है, तो उसका क्या करेंगे, मेंटल स्टेटस का पता करेंगे। अब टूल तो समझती होंगी, हाँ, जैसे हम लोग तो डॉक्टर को दवा के जरिए करते हैं ना, और साइकोलॉजी में क्या होता है, केस स्टडी जो करते हैं तो बहुत सारे विभिन्न टूल्स होते हैं। टूल्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम जो काउंसलिंग बोले, कोई बच्चा एबनॉर्मल है, ठीक है, क्या कहते हैं, हमको याद करते याद नहीं होता है, या फिर हम क्लास में कुछ इस तरह का चाहते करके भी हम अटेंशन नहीं दे पाते, तो उसको क्या करते हैं, कोई भी टीचर होगा या काउंसलर होगा, काउंसलिंग के द्वारा क्या करता है, उसके कारणों का पता लगाता है और ट्रीटमेंट भी उसी तरह करता है, ट्रीटमेंट भी उसी तरह करता है। साइकोलॉजिकल में क्या है, ट्रीटमेंट काउंसलिंग के द्वारा होता है। उसको क्या करता है कि इसको दवा जो है, यहाँ पे दवा नहीं उसकी चलेगी, ट्रीटमेंट करता, कोई बच्चे है ना बहुत बिहेव कर रहा है, उसको बहुत प्यार से ट्रीट किया जाता है काउंसलिंग के द्वारा, वही है कि पता लगाया जाता है उसके कारणों का। तो ये क्या होता है, साइकोलॉजी का, मनोवैज्ञानिक के अंदर होता है, मनोविज्ञान के अंदर इस चीज का हम पता लगाते हैं। तो बहुत केस स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन ऐसे टूल्स है जिसका यूज करके किसी व्यक्ति का या बच्चों का हम पता लगाते हैं, ठीक है, केस स्टडी में कारणों का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये तीन है, समझ गए अच्छे से। साइकोलॉजिकल टेस्ट में कि मेंटल स्टेटस बच्चे का सही नहीं और क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बगल में क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करना लिख दो। ये तो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, तो इसमें तो जो वहाँ पे छोटी नहीं, तो इसीलिए मैं बोला गया नहीं, ये तो हम पहले इंटरव्यू टीचर से ले लिया, ऑब्जर्वेशन का लिया, साइकोलॉजिकल टेस्ट में तो अलग ही बात आ गया ना, इसका टेस्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट करेंगे, तो इसका ये आ गया, ये तो टीचर तो पता लगा ये किया। स्टूडेंट्स में वही आ रहा ना कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, जो हम टेस्ट कर रहे हैं बच्चों पे, तो हो सकता है मेंटल स्टेटस को जानेंगे, इसमें इसका हम आईक्यू भी जानेंगे, इसमें हम आईक्यू भी जानेंगे, और आईक्यू जाने के एक साइकोलॉजिस्ट के पास हम ले जाएंगे और उसके कारणों का हम पता लगा लेंगे कि इसकी आईक्यू जो है, मेंटल बुद्धि लब्धि जो है, वो क्लासरूम में अटेंशन नहीं दे पा रहा, इसका कारण क्या है, वो बहुत ज्यादा बच्चा दुखी रहता है, या फिर वो किसी चीज को समझ नहीं पाता है, उसको कठिनाई होती है, तो इसमें हम अपने उपकरण, अलग अलग उपकरण से बच्चों का हम पता लगाएंगे, ठीक है। इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आईक्यू टेस्ट के साथ एप्टीट्यूड टेस्ट भी आएगा, एटीट्यूड टेस्ट भी आएगा। एटीट्यूड टेस्ट वो आएगा कि बच्चों का इस तरह का रवैया, एप्टीट्यूड कहते हैं रवैया को, एटीट्यूड कहते हैं रवैया को, एप्टीट्यूड मनोवृत्ति इंटरेस्ट हुआ, तो एटीट्यूड में हम पता लगाएंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट में उपकरण हम एक लेंगे कि बच्चा जो है मिसबिहेव कर रहा है, उसका रवैया क्या है, उस रवैया का कारण क्या है। जैसे हम बताए थे ना कि एटीट्यूड में दो तरह का हम लेते हैं, एक निगेटिव लेते हैं और एक पॉजिटिव लेते हैं। निगेटिव में हम एक, पॉजिटिव में एक ही व्यक्ति को बाइक से जाते हुए देखे, एक लड़का एक लड़की को, सपोज दैट, ठीक है, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव में कि भाई बहन जा रहा है ऐसी रात को बाइक से, और निगेटिव में वाला एटीट्यूड वाला सोचेगा कि गर्लफ्रेंड जा रही है, तो बहुत सारी दोस्त है, कुछ भी इस तरह का बात लेती है। तो हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट में उपकरण से कर सकते हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड से करेंगे, एप्टीट्यूड हमारा इंटरेस्ट से आएगा। इंटरेस्ट से इसलिए आएगा कि उस बच्चों का क्लासरूम में इंटरेस्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है, या टीचर उसको पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा टीचर, अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करेगा। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, जैसे हम लोग बताते हैं ना, मैथ्स पढ़ाते हैं, कहा जाता है कि 36 तरीके से मैथ बनाने का तरीका है, विधि से हम मैथ बना सकते हैं। एक हम बताया आपको फॉर्मूला से, और एक ही फॉर्मूला से एक मेथड हम यूज किया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो फिर बच्चों को क्या होगा, परेशानी होगी। तो फिर हम जब 36 तरीका है तो दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्यों नहीं बन रहा है क्लासरूम में,
बच्चे उस चीज को समझ क्यों नहीं रहे? इसीलिए कहा जाता है बच्चों को, कल होके आप भी टीचर बनिएगा, कि बच्चों एनसीएफ 2005 में कहा गया, एनसीएफ 2005 में कहा गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कहा गया कि बच्चों को जो आप शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, बाल केंद्रित हो, ताकि बच्चा जो बाहरी वातावरण से बच्चों को एग्जाम्पल दे ताकि समझ सके। बच्चे को जो आप समझा रहे हैं, पूरी किताबी ज्ञान दे रहे हैं, किताबी ज्ञान के साथ बाहरी जो वातावरण है उससे बच्चे को जोड़ करके बच्चे को समझाए। इसलिए ना हम लोग बाहर का एग्जाम्पल देते हैं। इंडिविजुअल प्रॉब्लम में बताए थे और क्या क्या ग्रुप में बताए थे। इंडिविजुअल में बताए थे ना कि अपनी अपनी व्यक्ति की समस्या होती है, लेकिन सोशल प्रॉब्लम सेकंड बताए थे, जो हमारा कोरोना आया था सोशल सामाजिक तौर पे। तो इसलिए वो कहा जाता है कि बाहरी वातावरण का जो आप एग्जाम्पल दीजिए ताकि बच्चों को क्लियर समझ में आए। ये एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड हो। एक चीज नया चीज सीखिए, एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। नेक्स्ट हम एक ये चीज कहना चाह रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट वाला जो है यूनिट, ठीक है, हाँ एक और चीज की, जो ये जो केस स्टडी कर लिए तो विभिन्न टूल के द्वारा क्या करेंगे हम, टूल के द्वारा जितना भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, उस डाटा को कलेक्ट करेंगे। एक आपका फर्स्ट यूनिट आता है जिसमें है भगवत गीता, 26 हो गया टाइम, बुद्धिज्म हो गया, ठीक है, इंडियन साइकोलॉजी के अंदर, और वेस्टर्न भी होगा। वेस्टर्न है इसमें, वेस्टर्न है ना, इंटीग्रल योगा है, एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भगवत गीता के बारे में तो आप जाने होंगे, हाँ, तो हमसे बेहतर जो है आप उसका स्टडी कर सकते हैं भगवत गीता के बारे में। तो थोड़ा बहुत हम जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत हम जानते हैं, बाकी पूरे डीपली से आप उसको थोड़ा खुद से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि वो आपको ज्यादा समझ में आ पाएगा। अच्छा, फर्स्ट यूनिट से बहुत रहता है, लेकिन जब भगवत गीता का पूछा है, यहाँ क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट यूनिट से बहुत क्वेश्चन रहता है। हम फर्स्ट यूनिट, मेरा जो लास्ट में हम बताने का तरीका यही था कि पहले बेसिक चीज को देख रहे। आप हम 5 यूनिट से स्टार्ट किए, 6 किए, 7 किए या 8 किए या 4 किए, जो भी हम किए ना, तो क्योंकि जो हम बेसिक चीज है बच्चों को वो बता दे, समझ में आ जाएगा। इसीलिए फर्स्ट यूनिट हम लास्ट में किए कि टफ पड़ता है, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो वो पीछे के क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन को आसानी से समझ सकेंगे। तो थोड़ा स्टडी जो है ना वो भगवत गीता का आप कर लीजिएगा, ठीक है, और हमें बताइएगा। हाँ, सूफीज्म ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्लास ऑफ होती है, इस क्लास में फिर आप नेक्स्ट जो है उस चीज को रिवीजन करते रहिएगा। कल ये फर्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे, तो आप जो है ना